ये बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना। दो चीजें हैं, एक तो एक्सियल लाइन पे और एक आपका इक्वेटोरियल लाइन पे, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों के दोनों ही डिटेल में पढ़ना है, इन दोनों को समझे ना। इन्हें जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना कम रहेगा, क्योंकि पेपर में आने ही हैं, हर साल आते हैं, ऐसा कोई साल जाता ही नहीं है कि इनमें से कोई सा एक ना आए, समझे बात को। तो ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलो करते हैं भैया स्टार्ट, आ जाओ। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑन एक्सियल लाइन, या एंड ऑन पोजीशन भी इसको बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, एंड ऑन पोजीशन। दो नाम से इसको जानते हैं, एंड ऑन पोजीशन या फिर एक्सियल लाइन पे आपको क्या निकालना है। अभी टाइप भी समझेंगे, डायपोल के टाइप भी थोड़ा सा देख लेंगे, एक बार आ जाते हैं डायपोल के टाइप्स को भी एक बार समझ लेते हैं, ये भी देख आ जाओ। थोड़ी चीजें हमारी पहले थी, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक। पहला होता है आपका पॉइंट डायपोल। पॉइंट डायपोल क्या होगा, पॉइंट डायपोल, अगर चार्जेस के मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो, चार्जेस का मैग्नीट्यूड, जो चार्ज आपने लिया है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, बहुत ज्यादा हो, किसके मुकाबले, सेपरेशन के मुकाबले। क्लियर। आप ऐसा अरेंजमेंट एक बना रहे हैं जहां पे जो चार्ज के मैग्नीट्यूड है वो कहीं बहुत ज्यादा है, किसके मुकाबले, किसके मुकाबले भैया, सेपरेशन के मुकाबले। तो ये जो आपका अरेंजमेंट हुआ इसको हम बोलते हैं पॉइंट डायपोल। क्लियर। दूसरी बात अगर समझे, दूसरी बात देखते हैं, दूसरा होता है हमारा आइडियल डायपोल। आइडियल डायपोल, सर ये क्या होगा, तो बेटा इसमें इसको उल्टा कर देना है बस। अगर आपका चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत कम है लेकिन सेपरेशन बहुत ज्यादा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कभी डायपोल बनाना कि सेपरेशन बहुत ज्यादा हो जाए, 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर, पॉसिबल नहीं है। तो आइडियली होगा, मान लिया कि है, रियल में तो नहीं, मान लिया, आइडियल मतलब दिमाग में सिर्फ मान लिया ऐसा कि वो एक आइडियल डायपोल। चलिए बात करते हैं पोलर डायपोल की। पोलर डायपोल, अब सर पोलर डायपोल क्या होता है, सिंपल सी बात है, आप कोई एटम, जैसे पोलर एटम आपने पढ़े हो, नॉन पोलर एटम पढ़े हो, इस तरह पोलर डायपोल है। आपने एक एटम लिया ए, एक एटम लिया बी, ए एटम का सारा पॉजिटिव किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है और बी पॉइंट का सारा नेगेटिव एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, लेकिन ये कोइंसाइड नहीं करते, ये कोइंसाइड नहीं करते। तो जो ऐसा डायपोल बने उसको बोलते हैं पोलर डायपोल। मतलब जब किसी एक एटम का सारा पॉजिटिव और दूसरे एटम का सारा नेगेटिव कोइंसाइड ना करे, डू नॉट कोइंसाइड, तो मतलब उसे बोलेंगे पोलर डायपोल। अगर कोइंसाइड कर जाए, अगर कोइंसाइड कर जाए तो वो आपका नॉन पोलर डायपोल क्या होगा, नॉन पोलर डायपोल, अगर कोइंसाइड कर जाए। मान लो, ऐसा मान लो कि ये आपका एक एटम का सारा प्लस चार्ज और ये एटम का माइनस चार्ज, ये क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, सिक्के पे सिक्का रखते हैं ना, ऐसे कोइंसाइड ऐसे रख जा रहा है बिल्कुल, तो ये आपका बनेगा नॉन पोलर इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हमने समझे, हमने कौन कौन से डायपोल समझे, हमने समझे भैया, हमने देखे हैं अभी आइडियल डायपोल, हमने देखा है पॉइंट डायपोल, आइडियल डायपोल, पोलर डायपोल और नॉन पोलर डायपोल। उम्मीद करता हूं आपको चीज समझ में आई होगी। अब आपको मुझे बताना है कि प्रिंसिपल डायपोल क्या होता है। प्रिंसिपल डायपोल, इन सब चीजों को अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो आप मुझे इसकी डेफिनेशन में, इसको कमेंट में आप लिख के बता सकते हैं कि सर प्रिंसिपल डायपोल ये होता है। क्लियर। पॉइंट डायपोल में क्या समझा, पॉइंट डायपोल में चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा और सेपरेशन बहुत कम, पास पास में रखे दो चीजें पॉइंट जैसे दिखती है, वो आपको पॉइंट डायपोल। आइडियल डायपोल मतलब जो आपका मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो बहुत कम लेकिन सेपरेशन बहुत ज्यादा, एक चांद पे रखा है, एक जुपिटर पे रखा है, छोटे छोटे चार्ज है, आइडियली होगा, पॉसिबल है। ओके नेक्स्ट अगर देखें कि सर पोलर क्या है, पोलर में कोइंसाइड नहीं करेंगे, किसी एक एटम का होल पॉजिटिव कंसंट्रेटेड चार्ज और दूसरे का नेगेटिवली कंसंट्रेटेड चार्ज कोइंसाइड ना करे,
नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर, मतलब वो पोलर बनेगा, कोइंसाइड कर जाए तो नॉन पोलर। इसी सबको समझते हुए आपको मुझे प्रिंसिपल डायपोल कमेंट में बता। आगे चलेंगे, टाइप्स ऑफ डायपोल क्लियर हो गए, मेन चीज पे चलेंगे जो हम अभी पढ़ने वाले हैं कि एक डायपोल अगर हमारे पास है और उसके एक्सियल लाइन पे अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल रख दें, कोई टेस्ट चार्ज पार्टिकल, तो उस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन, मोस्ट कंप्लीट करना, इसको रिवाइज करना बार बार। देखो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक डायपोल लेना है। क्या लेना है? डायपोल। क्लियर? सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा हमें? एक डायपोल। ओके, तो यहां थोड़ा सा इसे चेंज कर लेते हैं, आइए समझते हैं। हमें यहां से यहां तक की लाइन रखनी है, सिर्फ यहां तक की लाइन रखनी है बच्चा पार्टी, सिर्फ यहां तक की। ओके, तो ये हम इस पार्ट को यहां से थोड़ा सा रिमूव कर लेंगे। यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है ना, ये हमने ले ली, ये लाइन हमारी। ओके, ऐसा मान लेते हैं। ठीक, इसको मैं अलग ही आपको करके दिखा देता हूँ, डायग्राम में थोड़ी मिस्टेक है, ये वाला हिस्सा हमें हटाना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या होना, डायग्राम फिर से देख लेंगे। आ जाओ। ठीक, हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल on the axial line, on the axial line। क्लियर? तो उसके लिए सबसे पहले एक डायपोल लेना पड़ेगा, हम एक डायपोल लेंगे। सबसे पहला काम एक डायपोल लेने का। ठीक है बच्चा, क्या लेंगे? सबसे पहले एक डायपोल। ये मैंने यहाँ पे प्लस का क्यू ले लिया और यहाँ पे माइनस का क्यू ले लिया, इनके बीच का सेपरेशन मैंने 2a मान लिया। कितना है? 2a। सेपरेशन क्या हो गया? 2a। थोड़ा सा डायग्राम हम बड़ा कर लेते हैं तो चीजें क्लियर हो जाए। ये हम लेंगे यहाँ पे एक माइनस का क्यू और इनके बीच का सेपरेशन 2a। अब इसको बोलते हैं, ये आपकी हो जाएगी डायपोल एक्सिस, ये आपकी डायपोल एक्सिस, और इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस, ये आपकी सेंट्रल एक्सिस। क्लियर? तो सेंटर से अगर आप यहां तक की डिस्टेंस लें तो ये आपकी ए, और यहां से यहां तक के लिए तो ये भी ए। क्लियर? हमें डायपोल एक्सिस, जिसको हम एक्सियल लाइन भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन भी हम इसको बोलते हैं। इस पे कोई पॉइंट प्लेस करना है, मैंने यहां मान लिया वो पार्टिकल, यहां मान लिया, कहीं भी मान सकता हूं मैं एक्स वाई जेड, और फिर उस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? इंटेंसिटी। क्लियर है? चलो तो डेरिवेशन को देख लेते हैं थोड़ा, कि कैसे कैसे करना है। आ जाओ। तो हमने क्या करा, सेंटर से, डायपोल के सेंटर से, डायपोल के सेंटर से वो डिस्टेंस एक्स लेट कर ली, जहां पे वो पॉइंट रखा है पी पॉइंट, प्लस का क्यू नोट, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज मान लेते हैं। समझो कि हमने वहां पे क्या करा है, टेस्ट चार्ज लेट कर लिया, प्लस का क्यू नोट, ये हमारा प्लस का क्यू नोट, कोई टेस्ट चार्ज है पी पॉइंट पे, और उसकी डिस्टेंस सेंटर से, मतलब ओ पॉइंट, डायपोल के सेंटर से कितनी है? एक्स है। क्लियर? तो सबसे पहला काम है हमें लिखना कि हमने क्या लिया है। तो हमने क्या कंसीडर करा है भैया? हमने कंसीडर करा है एक डायपोल। क्या कंसीडर करा है? डायपोल। पहले हम ये चीज लिखेंगे कि हमने एक डायपोल लिया है, तो कह सकते हैं कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एन इलेक्ट्रिक
डाइपोल, कंसिडर इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्जेस, हैविंग चार्जेस, क्या चार्जेस, प्लस का क्यू एंड माइनस का क्यू, प्लस को एंड माइनस को सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a, कितना सेपरेशन पे, 2 पे। हमें एक पॉइंट भी लेट करना है, हमने पॉइंट तो लेट किया है, कितना दूर लेट करा है, x डिस्टेंस पे, लिखना पड़ेगा सब आपने जो चीज रखी। तो लेट अ पॉइंट p, लेट अ पॉइंट p on the axial line, on the axial line at a distance of x from the mid of the center of dipole, डाइपोल के सेंटर से आपने x डिस्टेंस पे पॉइंट को मान लिया। यहां हमने चीज को अरेंज कर दिया है। एक हमने प्लस का चार्ज लिया है प्लस क्यू, एक माइनस का चार्ज लिया है माइनस क्यू, और यहाँ पे एक पॉइंट रखा है हमने P, इस पे इंटेंसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, इंटेंसिटी। तो समझेंगे, ये देखो प्लस वाला इस प्लस वाले को क्या करेगा, रिपेल करेगा, बिल्कुल रिपेल करेगा। तो मैंने मान लिया कि प्लस वाला इस प्लस वाले को रिपेल कर रहा है, तो इंटेंसिटी लगा रहा है E1, ऐसा मान लिया। दूर भेजेगा तो दूर की तरफ, ठीक है भाई, क्लियर है, दूर भेजेगा। फिर देखा कि माइनस वाला इस वाले को अट्रैक्ट करेगा, तो यहां इंटेंसिटी में E2 मान लेता हूं। ये जो माइनस क्यू से हो रही इंटेंसिटी वो E2 है। ये प्लस वाला कह रहा है कि तू दूर, माइनस वाला कह रहा है तू पास आ। तो एक दूर भेज रहा है, एक पास आ रहा है, एक दूर भेज रहा है, एक पास आ रहा है। अब पता कितना चले, पता कैसे चले कि कितनी इंटेंसिटी लग रही है, बताओ भाई, कैसे पता करोगे। एक ने इंटेंसिटी लगाई 10, एक ने इंटेंसिटी लगाई 6, तो उसमें कितनी इंटेंसिटी लग रही होगी, 4। मतलब हमें पता चला कि ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करना होता है, उसमें रिजल्टेंट तभी तो मिलेगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी। जी बिल्कुल सर। अब पता कैसे चले ज्यादा कौन सा है कि कम कौन सा है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं चेक करके कि देखो अब ज्यादा किसकी इंटेंसिटी होगी, तो पास में रखा है माइनस वाले की ज्यादा, मतलब E2 की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये माइनस वाला चार्ज पास में है तो ज्यादा इफेक्ट लगा पाएगा, और ये प्लस वाला दूर है तो ये क्या करेगा, ये कम इफेक्ट लगा पाएगा। मतलब जो प्लस वाला है वो दूर, तो इसका इफेक्ट कम होगा, मतलब E1 की वैल्यू कम होगी, तो E2 में से E1 को माइनस करना पड़ेगा, क्लियर होगा। तो कह सकते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज क्या होगी, वो E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 ही तो होगी। हाँ जी सर बिल्कुल, E2 माइनस E1 होगी। ये हमारे पास इक्वेशन X आ गई, क्या आ गई, X। एक बार डिस्टेंस भी देख लेते हैं। अगर मैं इसको मान लू, इसको मैं A मान लेता हूं, ये मान लेता हूं कैपिटल A, इसको मैं इसको हम A लेट करेंगे, इसको हम B लेट कर लेते हैं, और ये तो हमारा P है ही, इस तरीके से, क्लियर। जो डिस्टेंसेस है इनको भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। A, ये भी क्या है A, और ये जो डिस्टेंस आपको यहां तक दिख रही है वो कितनी है, X है, क्लियर है, ठीक। अगर मैं बात करूं इसकी डिस्टेंस की, तो क्या आएगा, देखो अकॉर्डिंग टू डायग्राम, AP कितना होगा, A से लेके P तक कितना होगा। देखो पहले A से लेके हम यहां तक चले तो स्मॉल ए आया, और यहां से लेके यहां तक चले तो कितना आया, X। तो ये हो जाएगा X प्लस A। ये वाला यहां से लेके यहां तक, A से O तक A, फिर O से जाएंगे P तक तो X। तो X इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, A से P जाने के लिए, क्लियर। A से P जाने के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो बनेगा X प्लस A। ओके, अगर मैं BP की बात करूं, BP क्या होगा, तो देखो हमें यहां तक तो जाना ही नहीं है, O से A तक तो जाना ही नहीं है, क्लियर है। O से A तक तो हमने जाना ही नहीं है, तो हटा दो इसको, तो A माइनस करेंगे, X माइनस A, X में से हटाएंगे बीच वाली वैल्यू मिलेगी, तो कह सकते हैं ये होगा X माइनस A। डिस्टेंस मिल गई हमें, जी सर बिल्कुल मिल गई डिस्टेंस।
अभी क्या करना है इसके अंदर हमें, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो थोड़ा एक बार देख लेते हैं, एक सेकंड पीछे चलेंगे। डायपोल हमने समझा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, हाँ इंटेंसिटी में हमने समझा, देखो इंटेंसिटी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट। लेकिन पॉइंट चार्ज से और देख लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज से कितना होगा, ये समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये भी देख लेते हैं, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज से इंटेंसिटी क्या होगी, सिंपल है, कुछ नहीं, आपको ना चार्ज पार्टिकल लेना, मैंने एक सोर्स चार्ज पार्टिकल ले लिया Q, और इससे कहीं r डिस्टेंस में मैंने एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखा है Q नोट। क्या रखा है, टेस्ट चार्ज पार्टिकल। ये प्लस का रिपल्सिव फोर्स होगी, तो फोर्स होगी F। कितनी फोर्स हो जाएगी यहाँ पे, F फोर्स हो जाएगी, ये आपकी फोर्स होगी है, क्लियर। सेपरेशन R, ठीक। हमें क्या निकालना है, हमें करना है, हमें इंटेंसिटी निकालनी है, E निकालनी है, बिल्कुल। तो E का फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमने चीज रखी, ये हमारे पास सोर्स चार्ज, ये टेस्ट चार्ज, सेपरेशन कितना है यहाँ से यहाँ तक का, E हो गया, फोर्स कितनी है F, इंटेंसिटी निकालनी है। चलो देखेंगे पहले दोनों में फोर्स कितनी लग रही होगी, अकॉर्डिंग टू कोलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कोलॉम्स लॉ। क्या कहता है कोलॉम्स लॉ, F इज इक्वल टू Q इंटू Q नोट। क्या कहता है कोलॉम्स लॉ, ये कहता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, कैपिटल Q नोट अपॉन में सेपरेशन कितना है R²। चलो फर्स्ट इक्वेशन हो, फोर्स मिल गई, और फोर्स को कहां रखना होता है, इंटेंसिटी में। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, एज वी नो दैट E इज इक्वल टू F अपॉन में Q नोट, ये तो होता है। फर्स्ट इक्वेशन को यहां पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो इसको पुट करेंगे, बनेगा E इज इक्वल टू F कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, Q नोट अपॉन में आपका कितना होगा R², अपॉन में ये कितना होगा, ये Q नोट डिवाइड में Q नोट से Q नोट कैंसिल आउट, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q अपॉन में R²। ये आपकी इंटेंसिटी हो गई। ये फॉर्मूला किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। मतलब आप अगर ध्यान से देखो, बस एक चार्ज ही तो नहीं है, फोर्स और इंटेंसिटी में बस अंतर किस चीज का है, एक टेस्ट चार्ज ही तो नहीं है। मतलब ये है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये फॉर्मूला आप तब यूज करोगे जब सेपरेशन की बात हो, किसकी, सेपरेशन। अगर ग्राफ बनाने के लिए हुआ है, पूछे ग्राफिकल रिलेशन ड्रॉ करो, तो पूरी 12th में तुम्हें एक ही ग्राफ बनाना है, बस याद कर लो, पूरी 12th में इससे कोई ग्राफ तुम्हें बनाना ही नहीं, 99% ये आता है। क्या देखो, ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस सेपरेशन। सेपरेशन मतलब क्या होगा, R। सेपरेशन मतलब R के बीच में क्या ग्राफ बनेगा, तो भैया वही है अपना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन सा बोला, हाइपरबोला ही बनता है हमेशा। इधर आपका सेपरेशन R और यहाँ पे इंटेंसिटी, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R²। आपको यहां से इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद रख लेना है वैक्यूम के लिए। देखो यहाँ क्या चीज है, सिर्फ इंटेंसिटी यहाँ दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, चार्ज पे, सोर्स चार्ज पे, टेस्ट पे नहीं, टेस्ट पे नहीं कर रही, किस पे कर रही है, सोर्स चार्ज पे, और अपॉन में R का स्क्वायर, मतलब कि R दूरी पे। अगर मैं दूरी बढ़ाऊं तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। दूरी अगर ज्यादा, देख लो, चाहे अगर सेपरेशन बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी क्या हो रही है, घट रही है, इंटेंसिटी घट रही है। और सेपरेशन कम करेंगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ध्यान रखना, जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल, सिंपल सा यार, अगर कोई बंदा दूर है, उसमें हम कुछ फेंक के मारे हैं, तो दूर वाले में कहां तेज लगेगा,
वो पास में उसमें फेंक के हमारे पास वाले में तेज लग जाता है, तो इंटेंसिटी का इफेक्ट ज्यादा कहाँ, पास वाले में। आपको फॉर्मूला याद रखना है कि एक चार्ज से दूसरे टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स, जो इंटेंसिटी है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² होगा। क्या है? E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², एक चार्ज से जो होगा। अब इस फॉर्मूले का यूज हम डायपोल वाले सेक्शन में कर रहे थे, वही करते हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ भाई जल्दी। कहाँ था वो? ये रहा, बिल्कुल समझो यहाँ पे, नहीं तो समझ रहा है, आ जाओ। देखो, ये हमने यहाँ तक चीजें क्लियर कर ली थी, ये चीजें कैसे हो रही है एक बार फिर देख लेते हैं। ओके, हमने दूरी देख ली ए से लेके बी तक, ए पी कितना है, एक्स प्लस ए। हमने बी से पी देख ली, बी से पी कितना है, एक्स माइनस ए। इंटेंसिटी हमें पता है, अब हमें इंटेंसिटी ए से पी की निकालनी है, ए से पी की, तो हमें E1 की वैल्यू चाहिए और E2 की। E1 कौन लगा रहा है? देखो, E1 लगा रहा है आपका प्लस वाला, कौन लगाएगा? प्लस वाला आपका E1 लगा रहा है, और माइनस वाला आपका E2 लगा रहा है। ये हमें पता चल गया, जो जितना ज्यादा दूर उसकी इंटेंसिटी उतनी कम। ये तो चीज समझी हमने। देखो भाई, ये जो प्लस का क्यों है, ये दूर रखा है, इसलिए वहां पे इंटेंसिटी कैसी होगी इसकी, कम। तो मतलब E1 की वैल्यू क्या हुई, कम। और जो ये माइनस का क्यों है, ये पास में रखा है, पास में रखा तो इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। तो E2 में से क्या माइनस करा, इसलिए हमने E2 माइनस E1 करा है। आगे चलेंगे, देखो चलो भैया, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू ऑन टेस्ट चार्ज, ऑन टेस्ट चार्ज। क्या टेस्ट चार्ज? मतलब कि पी पॉइंट पे जो है, जो टेस्ट चार्ज कहां पे रखा है, पी पॉइंट पे लगाएंगे सब। तो भैया ये बनेगा E1, क्योंकि प्लस क्यू से जो हो रही है वो E1 है। E1 इज इक्वल टू 1/4πε0। ओके, चार्ज कितना है यहाँ पे, प्लस का क्यू, तो सिर्फ क्यू ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यू का इसको क्यू, और ये माइनस का क्यू, क्यू और वो होगा आपके पास क्यू नोट। क्यू इंटू पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक चार्ज आएगा 1/4πε0 क्यू अपोन में डिस्टेंस क्या लेंगे, डिस्टेंस ए से लेके पी लेनी है। ए से लेके क्या लेना है, ए से पी। कितना होगा, ए पी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए पी। तो यहां लिखेंगे ए पी का स्क्वायर। क्लियर बच्चा पार्टी? आगे देखें, तो E1 हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू, और अपोन में AP कितना है सर, AP है x प्लस ए। कितना है ये आपके पास है x प्लस ए, एक्स प्लस ए का स्क्वायर। क्लियर सर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो, क्या होगी, फर्स्ट। अब हमें क्या निकालना है सर, अब E2 निकालना है। तो E2 में आप देखेंगे ध्यान से, अगर आपको मैं E2 की बात करूं, E2 ध्यान से देखो, E2 B से लेके P तक है सिर्फ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू, सॉरी ड्यू टू माइनस क्यू, ये करना है ड्यू टू माइनस क्यू, ड्यू टू माइनस क्यू। ये क्या बनेगी, एट पॉइंट, एट पॉइंट पी। कहां पे निकालना है, पी पे। तो सिंपल है, ये E2 है, E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपोन में डिस्टेंस कितना, अच्छा क्यू तो हमें स्मॉल क्यू लेना पड़ेगा, स्मॉल क्यू लेंगे यहाँ पे। और दूरी कितनी है, दूरी है सर बी से पी तक सिर्फ, तो बीपी का स्क्वायर। बीपी कितना है सर, बीपी दे रखा है हमें x माइनस ए, तो रखेंगे x माइनस ए। E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपोन में x माइनस ए का स्क्वायर, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। और फर्स्ट और सेकंड को रखना है x में, कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन या ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकंड इन इक्वेशन x, किस में रखेंगे? इक्वेशन x में। तो ये आपके पास x है। e इज इक्वल टू फर्स्ट कहां पे? ये है फर्स्ट, तो रख देंगे इसको वैल्यू को 1/4πε0। लेकिन पहले में क्या रखना चाहिए हमें? E2, क्योंकि यहाँ E2 में से E1 माइनस है, तो E2 रखेंगे 1/4πε0 क्यों अपोन में x माइनस a का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यों अपोन में x प्लस a का स्क्वायर। क्लियर? यहां से कॉमन ले लेंगे चीजों को। e इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यों भी बाहर आ गया, क्या बचेगा? 1/x माइनस a का स्क्वायर माइनस 1/x प्लस a का स्क्वायर। क्लियर? सोल्व करेंगे इसको, हर कंडीशन में समझ लिए। एक एक लाइन बच्चों डिटेल में समझने, ध्यान रखना, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है, जल्दबाजी के चक्कर में। अब इसको हम थोड़ा सोल्व करेंगे, तो बनेगा हमारे पास ई एक्सियल कर लेते हैं इसको, है ना, ये एक्सियल लाइन पे ना, तो ये एक्सियल इज इक्वल टू क्यू अपोन में 4πε0। एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी यहाँ, इन दोनों के आपस में, तो क्या बन रहा है? x माइनस ए एक्स प्लस ए, एक्स माइनस एक्स प्लस ए, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी की आइडेंटिटी है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस इसकी मल्टीप्लाई इधर x माइनस ए को यहाँ जाएगा, x माइनस ए का भी स्क्वायर, प्रपोन में बनेगा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? चलो आगे सॉल्व करते हैं सर। तो ई एक्सियल इज इक्वल टू क्यू अपोन में 4πε0। अब इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो ए एक्स का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2ab माइनस इसको करेंगे ए का स्क्वायर, साइन माइनस में रहने, ध्यान रखना, अंदर माइनस के साइन चेंज करेंगे साथ साथ, माइनस की मल्टीप्लाई करी एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और ये आपका प्लस का 2ax, डिवाइड में आपको लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2, कट रहा है कुछ? हाँ जी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, और 2ax आपस में क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं, दोनों आपस में क्या करेंगे? ऐड। ई एक्सियल इज इक्वल टू क्यू अपोन में 4πε0 ब्रैकेट, जो बच रहा है 2ax 4x और अपोन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? अब ये डेरिवेशन कंप्लीट नहीं है जब तक इसमें p नहीं आ जाए, डायपोल मोमेंट का इफेक्ट जब तक इसमें ना आए तब तक ये फुलफिल नहीं हो, समझे? क्योंकि हम पूरे डायपोल से इफेक्ट पूछ रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ देख लेते हैं इसको, तो थोड़ा इधर कर लें, अभी समझो, इसको तोड़ लेते हैं। क्या? ई एक्सियल इज इक्वल टू क्यू अपोन में 4πε0, और ये जो 2ax है हम इसको तोड़ सकते हैं, 4 को मेजर करके दिखाऊं, 4ax को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2ax। क्लियर? और यहां से 2a को निकाल लेंगे और q के साथ जोड़ देंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये जो देखो 4a को मैंने इस तरह तोड़ा, 2a को मैं यहां रख रहा हूं इसके साथ, 2a इंटू जो बच गया कौन कौन, 2 और x बचा है, इसको अलग रखेंगे, 2 इंटू एक्स, और अपोन में क्या चल रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला होता है? Q इंटू 2a, अभी तो बताया डायपोल मोमेंट, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, ये आपका डायपोल मोमेंट का है, डायपोल मोमेंट किसका? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, तो P लिख सकते हैं। तो मतलब फाइनली जो हम बनाएंगे ये हमारी वैल्यू क्या बनेगी, देख सकते हैं, E एक्सियल इज इक्वल टू Q की जगह क्या आएगा? P, ये इसको अकेला लिख लें, 1/4πε0, और क्या बचेगा? ये बचेगा आपके पास P इंटू 2x अपोन में क्या हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का
होल स्क्वायर। क्लियर बच्चा पार्टी? बात समझ में कैसे हो रखा है? ओके, आगे चलेंगे। नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास इतना आ गया। अभी इसको हम, ये तो हमारा फाइनल फॉर्मूला है, इसको कंडीशनल बेस पे बना सकते हैं। नोट, अगर ऐसा हो इफ जो x की वैल्यू है वो a से बहुत बड़ी हो जाए, इस कंडीशन पे क्या होगा? x की वैल्यू अगर a से बहुत बड़ी होगी तो a को, अब सिंपल क्या है, नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्टिंग a को नेग्लेक्ट कर दो, हटा दो, क्या बचेगा? e एक्सियल इज इक्वल टू 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p इंटू 2x, और अपोन में क्या है? सिर्फ x की पावर 4, x की पावर 4, बिल्कुल से उड़ा देंगे एक x को, एक x से एक x खत्म, क्यूब बचेगा। e एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू p, अपोन में क्या होगा? x की पावर 3। और सेपरेशन के साथ अगर आप ग्राफ देखेंगे तो है तो वही आपका, ये है तो आपका हाइपरबोला, लेकिन ये आपका स्टीपर हाइपरबोला होगा। कैसा होगा? स्टीपर हाइपरबोला। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरा डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, अब हमने पढ़ा भी एक्सियल लाइन के लिए, अब करेंगे इक्वेटोरियल प्लेन के लिए। देखो, तीन टॉपिक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल और आपका टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तीनों को पढ़ लेना है बहुत अच्छे तरीके से। चलो देखते हैं। तो बात क्या है, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें इक्वेटोरियल लाइन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये सब इसके नाम है, जितने नाम से हम इसको जानते हैं। क्लियर? तो क्या कर सकते हैं, देखो हमें सबसे पहले एक डाइपोल चाहिए होता है, डाइपोल प्लस का क्यू चार्ज और माइनस का क्यू चार्ज, सेपरेशन 2a, और इसके कहीं इसके इक्वेटोरियल लाइन पे हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज प्लेस करते हैं, वहां पे हम इफेक्ट निकालते हैं। कैसे? अगर मान लो ये प्लस का क्यू है, कैसा है? प्लस का क्यू, अब होगा क्या, ये प्लस वाला इस प्लस वाले को रिपेल करेगा, ये दूर जाएगा, बिल्कुल। ये माइनस वाला इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो ये इधर की तरफ जाएगा। यहाँ पे इंटेंसिटी E1 और यहाँ पे इंटेंसिटी E2। क्लियर? प्लस वाले को रिपेल करेगा, दूर जाएगा, माइनस वाला प्लस वाले को अट्रैक्ट करेगा, पास आएगा। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कहीं कहां बनेगा? सेंटर में। ऐसा मान के चलिए जैसे हम लोग गुल्लेल चलाते हैं ना, गुल्लेल, ऐसे हमने गुल्लेल को खींचा और फेंक के मारा, गुलेल को खींचा तो साइडों से देखो, साइडों से इफेक्ट लगेगा, लेकिन वो जो बीच वाला जो मतलब गोलियां हम ले रहे हो कहां जाएगी? बीच में रहती। ये मान लो दो बैल घोड़ा गाड़ी मतलब बैलगाड़ी लेके जा रहे हैं और वो साइड में भाग गए, तो गाड़ी कहां जाती है? बीच में। तो रिजल्टेंट कहां होगा उसका? बीच में होगा। तो सेंटर में आपको इफेक्ट देखने के लिए मिलेगी। हमने एंगल ड्रॉ करा, एंगल थीटा, यहाँ पे एंगल बनाया थीटा, क्योंकि एंगल इफेक्ट की साइड बनता है, इधर भी इफेक्ट होगा। तो इसका इफेक्ट E1 यहाँ पे है, एंगल कितना है? थीटा, तो ये होगा E1 कोस थीटा, क्योंकि जिससे एंगल टच वो E1 कोस थीटा, और जो ऊपर वाला पार्ट है जिससे एंगल टच नहीं है वो E1 साइन थीटा। सेम ऐसे E2 के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रिजोल्व करेंगे तो ये एंगल कितना? थीटा, तो यहां बनेगा E2 कोस थीटा और इस तरफ E2 साइन थीटा। अब ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। क्लियर? क्योंकि हमने क्या करा है, ऑन रिजोल्विंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एट पॉइंट क्या पॉइंट मान लेते हैं? P पॉइंट। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया P, एट पॉइंट P पॉइंट पे रिजोल्व करा तो पता चला कि एक E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा, ये तो आपके सेम डायरेक्शन में, कहां पे आगे? सेम डायरेक्शन में। जब ये सेम डायरेक्शन में होंगे तो इनको हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे? ऐड। तो E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। क्लियर? लेकिन अगर बात करें हम साइन कंपोनेंट की तो ये एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसको हम डिटेल में समझेंगे कि हुआ क्या है, चल क्या रहा है काम। क्लियर? आओ तो डेरिवेशन को पूरा कर लेते हैं। आ जाओ चिल्लर पार्टी, यहां से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे। ओके, तो कह सकते हैं कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या क्या चाहिए होता है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमें
एक प्लस का चार्ज और एक माइनस का चार्ज, दोनों के बीच का सेपरेशन 2a। हैविंग चार्जेस, क्या चार्जेस है उसके पास, हैविंग चार्जेस, हैविंग चार्जेस, हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट करके, हाँ बिल्कुल, सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ, सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a, कितना डिस्टेंस मान लेते हैं 2। अब हम एक पॉइंट लेट करेंगे, मान लो हमने डायपोल ले लिया यहाँ पे, ये हमारे पास डायपोल प्लस का क्यू और ये आपका माइनस का क्यू, ओके, ये आपका ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी पॉइंट, और इनके बीच का सेपरेशन आपका हो जाएगा 2a, क्या होगा 2a, क्लियर, ये हमारे पास सेंटर पॉइंट। चलो हमने एक्सियल लाइन इसके इक्वेटोरियल प्लेन पे, इसको इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं, 3D में समझ सकते हैं इसको, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, इस प्लेन पे यहाँ पे एक पी पॉइंट लेट कर लिया है, क्या रखा है पी पॉइंट, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा है क्यू नोट, और यहाँ तक की दूरी हमने लेट कर ली है, इसको x मान लेते हैं, कितना x, अब प्लस वाला उस प्लस वाले क्या करेगा, दूर भेजेगा, तो इंटेंसिटी क्या हुई इवन, ये इसको दूर भेजेगा इवन, ये चाहेगा पास आ जाए, तो पास आने के लिए ये आपका हो जाएगा E2। अब इन दोनों का इफेक्ट कहां बनेगा, इन दोनों का इफेक्ट कहीं बीच में जाएगा इस तरफ, जो भी इनका रिजल्टेंट बनेगा, तो एंगुलर टर्म के हिसाब से यहाँ एंगल बनेगा इसके लिए, और यहाँ पे एंगल, चलो अब इसको हमने पी पॉइंट लेट कर रखा है, तो यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तोड़ लेते हैं, पी पॉइंट पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, चलिए भैया, तो जिससे एंगल टच, पहले E1 का तोड़ेगी, किसका E1 का, तो E1 जिससे एंगल टच वो E1 कोस थीटा, और भाई ये हमारा E2 है, तो E2 वाला एंगल टच यहाँ पे तो बनेगा E2 कोस थीटा, ठीक जी सर बिल्कुल क्लियर है, और जो जिससे एंगल टच नहीं है वो साइन थीटा, तो मतलब E1 साइन थीटा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा E2 साइन थीटा, तो साइन कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे अपोजिट, और जो कोस वाले वो एक दूसरे के साथ में है, तो एक डायरेक्शन में चल रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे, अपोजिट वाले कैंसिल। पहले समझ लेते हैं कुछ चीजें, ये हमारे पास O पॉइंट है, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी A, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी A, और ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी, अब इसकी बात करें अगर, तो ये तो x है और ये a है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होगा, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम ये वाला भी कितना होगा, रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। अगर ध्यान से देखें तो डिस्टेंस दोनों की सेम है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, इंटेंसिटी भी यही कहती है कि अगर आपका सेपरेशन और चार्ज सेम है तो इंटेंसिटी भी कैसी होगी, सेम, ठीक। तो पहले हम इंटेंसिटी निकालेंगे, और या पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को लिख लेते हैं, क्या करेंगे देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू एट पॉइंट P, निकाल सकते हैं, कितना बनेगा E प्लस क्यू, या E, इसको हम E1 मान लेते हैं, इसको E1 मान लेंगे, E1 इज इक्वल टू क्या बनेगा E1, तो चार्ज प्लस क्यू, सेपरेशन आपके पास ये है, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है 2, अपोन में डिस्टेंस इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा सर, क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। अब हम निकालेंगे इंटेंसिटी, किससे निकालेंगे, -2 से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू, अब माइनस क्यू से निकालेंगे तो ये E2 आएगी, कितनी E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है Q, अपोन में
डिस्टेंस क्या है, रूट तो स्क्वायर से कटेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, E1 E2 आ गया हमारे पास। बिल्कुल, अब ध्यान से देखो, E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू आपको बिल्कुल सेम नजर आ रही है, दोनों आपस में इक्वल है। E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू ई डैश मान सकते हो चाहे तो आप। क्लियर। और हमने क्या करा, हमने इस पॉइंट पे, हमने इस P पॉइंट पे कंपोनेंट को रिजोल्व करा है, तो मतलब E2 sin थीटा और E1 sin थीटा कैंसिल आउट, क्योंकि E1 और E2 की वैल्यू क्या है आपस में इक्वल, ठीक, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कह सकते हैं on resolving on resolving on resolving on resolving rectangular components at point P, किस पॉइंट पे लेना है, P पॉइंट पे, तो कहेंगे E1 cos थीटा and E2 cos theta are in same direction, so they will add up, but E1 sin theta and E2 sin theta are in opposite direction, so they will cancel out each other, तो रिजल्टेंट बनेगा, जो आपके पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी, ये आपकी हो जाएगी E इज इक्वल टू ई डैश, या ऐसा कह सकते हैं इसको, या इसको ऐसा कर सकते हैं, E इज इक्वल टू E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, ये तो होना है, क्योंकि सेम डायरेक्शन वाले क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, साइन थीटा वाले कैंसिल आउट, तो बचेगा E इज इक्वल टू, ये तो आपस में इक्वल है, ये वैल्यू इक्वल है, तो बनेगा 2E कोस थीटा, इसको हम एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, कितना, अब E की तो मैं किसी में भी उठा सकता हूँ, सॉरी ये E है, इसको E डैश मान लेते हैं ना, E डैश, तो E डैश की वैल्यू तो मैं कोई सी भी उठा सकता हूँ, मेरे को सिर्फ आपके चाहिए थीटा चाहिए, तो जितना एंगल यहाँ बना, देखो ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, जितना एंगल यहाँ पे उतना ही एंगल यहाँ पे, तो मुझे ट्राइंगल लेना है POA, क्या लेना है, POA, मुझे ट्राइंगल ध्यान देना है अभी, मुझे ट्राइंगल लेना है, अब ट्राइंगल मुझे ये वाला लेना है, ये ट्राइंगल मेरे को अब चाहिए क्या निकालने के लिए, थीटा के लिए, तो देखो भैया इन ट्राइंगल, और उस कोस थीटा को निकाल के बस यहां रख देना है, और कुछ भी नहीं करना, आइए समझ, तो कह सकते हैं इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लेंगे, APO, इन ट्राइंगल APO, और लेंगे कोस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और बेस कितना है, OA, और हाइपोटेन्यूस कितना है, AP, हाइपोटेन्यूस आपका हो जाएगा AP, क्लियर, बस इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, और फिर हम इसे कोस थीटा में यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो बनेगा कोस थीटा इज इक्वल टू, OA तो A है, और जो AP है वो आपका रूट A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। अब इसकी वैल्यू और E डैश की वैल्यू देखो, जैसे यहाँ पे हमने दे रखा है, ये E2 है, सब के सब क्या है, ये सब E डैश ही है, ये सब तीनों किसके इक्वल है, E डैश के, अब ये इक्वेशन X है, कह सकते हैं नाउ ये ऑन सब्स्टिट्यूटिंग all equation in equation X,
सारी वैल्यूज को और इक्वेशन और सारी वैल्यूज को हम किस में रख लेंगे, यहाँ से E2 की वैल्यू उठा लेंगे, यहाँ से cos थीटा की, और किस में रख देंगे, x इक्वेशन में रख देंगे, इसमें x में बनेगा E इज इक्वल टू 2E डैश कितना ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपोन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू ये क्या है हमारे पास cos थीटा की वैल्यू a अपोन में रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब ये ध्यान से देखेंगे जो यहाँ पे रूट है इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे सिर्फ पावर कितनी है इसकी 1, तो कुछ ऐसा दिखेगा हमें। ओके, यहाँ पे पावर कितनी है 1 और वो 1/2, तो E इक्वेटोरियल, क्योंकि इक्वेटोरियल पे निकाल रहे हैं, 2Q इंटू ए ये बना अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 इंटू ये होगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो 1 और 1/2 को ऐड कर लेंगे, सेम बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे 3/2 आएगा, क्योंकि 1 प्लस 1/2 कितना होगा 3/2, तो कितना होगा E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू ये, इसका फॉर्मूला आपको सभी को याद है, 2QA का मतलब आपका P होगा, क्या हो जाएगा P। ओके, तो लिखेंगे P अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनेगा ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये आपका फाइनल आंसर होगा इक्वेटोरियल से जो इफेक्ट हम निकाल रहे थे। इसको और रिजोल्व करना है तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हैं इसमें, हम इसमें बता सकते हैं क्या, देखो भाई अगर क्या होगा, ओके, अगर ये जो पॉइंट है ये पॉइंट अगर बहुत ज्यादा दूर हो जाए, अगर हम इस x पॉइंट को बहुत ज्यादा दूर लेके चले जाएं तो x की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी और a की वैल्यू बहुत कम, तो हमें यहां से x को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे कर सकते हैं, अगर ऐसा कहें इफ x इज मच ग्रेटर देन a, अगर x की वैल्यू क्या हो a से बहुत ज्यादा हो, तो यहाँ a को हम क्या करेंगे नेग्लेक्ट, ऑन नेग्लेक्टिंग ए। नेग्लेक्ट का प्रोसेस कुछ ऐसा है कि मान लो आपके पास 10,000 करोड़ रुपए और आपका 1 रुपया खो जाए, तो क्या आप उसको काउंट करोगे, आप हर किसी से बताओगे 10,000 करोड़ प्लस 1, नहीं ऐसा नहीं बोलते, छोटी वैल्यू को बड़ी के मुकाबले कंपैरेटिवली उसको नेग्लेक्ट करते हो। नेग्लेक्ट भाई सिर्फ प्लस और माइनस से करना, कभी मल्टीप्लाई से कर दो। क्लियर है? जैसे प्लस की वैल्यू तो यहां से हट जाएगा, ए हटेगा, ए हटेगा यहां से, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू पी अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए गया क्या बचेगा एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, स्क्वायर से रूट खत्म, क्या बचेगा हमारे पास ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू पी अपोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास होगा अपोन में x की पावर 3, यानी ऐसे लिख ले ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपोन में x की पावर 3, ये आपका हो गया है इक्वेटोरियल के लिए। अब देखो इसमें अगर आप एक्सियल में कंपेयर करो, अगर आप, मैंने जैसे लास्ट वाला आपको एक्सियल कराया था, ये तो आपका इक्वेटोरियल हो गया, उसमें 2 का डिफरेंस आता है दोनों में, ध्यान रखना। तो अगर आपसे रेशियो पूछे, अगर आपसे पूछे ई एक्सियल का या फिर ई इक्वेटोरियल का, तो सिंपल है वो 2:1 होता है, क्या होगा 2:1, क्योंकि ये उससे 2 टाइम्स कम होता है, दोनों का रेशियो कितना होता है 2:1। ध्यान रखना एक्सियल पे इंटेंसिटी या इक्वेटोरियल पे इंटेंसिटी क्या होगा 2:1, सेम इसका ग्राफ भी सबका सेम ग्राफ बनना है, ग्राफ तो आपको हमेशा यही बनाना है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 3, बस के नाम बदल जाते हैं। नाम कैसे देखो, हल्का सा चेंज आता है इसके नाम में, ये आपका सेपरेशन x और ये आपकी इंटेंसिटी t। क्लियर? ग्राफ में नाम में क्या आता है, देखो अगर लिखा है y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर या y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर, तो देखो अगर 1/x है तो इसको सिंपल है, इसको हम बोलते हैं लूनर हाइपरबोला, इसको बोलते हैं लूनर हाइपरबोला। स्क्वायर है तो ये आपका रेक्टेंगुलर, इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और अगर इसकी बात करें तो ये आपका स्टीपर हो जाएगा, स्टीपर हाइपरबोला। नाम बदलते हैं, है सारी चीजें सेम, अगर पावर 1 है नीचे तो लूनर,
पावर 2 है तो रेक्टेंगुलर, पावर 3 है तो वो स्टीपर हाइपरबोला, बस नाम बदलते हैं हाइपरबोला। आप सिंपल यहाँ इसको हाइपरबोला भी लिख सकते हैं। ये आपका ग्राफ हाइपरबोला ही होगा, क्योंकि अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी भैया, कम हो जाएगी। समझे? तो ये हमारा डेरिवेशन था इक्वेटोरियल प्लेन के लिए। किसके लिए? इक्वेटोरियल प्लेन के लिए। कुछ इस तरीके से नोट कर सकते हैं आप लोग सारा इसको, जल्दी से इसको नोट कर लेना, बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें आपको अच्छे से, पूरा डेरिवेशन ऐसे आपको एग्जाम में करके आना है। कुछ भी कहीं से पूछ सकते हैं, ग्राफ इसके साथ मिल के आता है 3 मार्क्स के साथ में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब, नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रखोगे तो उस पर क्या इंटेंसिटी लगेगी या उस पर कितना इफेक्ट आपका होगा, तो समझ सकते हैं। देखिए अभी हमने क्या रखा है, डायपोल रखा है। क्या रखा है, डायपोल। लैंग्वेज आपको सेम बिल्कुल वही बनानी है जो भी आप चीज करेंगे, जैसे कि ध्यान समझना, ठीक है, सब लोग बिल्कुल फोकस बना के एनर्जी के साथ ध्यान से देखना है। हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया, क्या लिया, इलेक्ट्रिक डायपोल। ये मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है, ठीक। इसका जो सेपरेशन है डायपोल का, वो सेपरेशन में ये मान लेता हूं 2a हो गया, कितना, 2a। 2a इसलिए रखते हैं इससे आसानी से डिवाइड कर सके इसको। ओके, 2a इसका सेंटर पॉइंट, क्लियर। अभी डायपोल ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है इस तरीके से, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो ये गोल गोल घूमना शुरू करेगा, गोल घूमेगा तो टॉर्क लगेगी, क्या, टॉर्क। पहले हम इस पे नेट फोर्स निकाल लेते हैं, क्योंकि जहां पे कपल ऑफ फोर्स लगती है वहां पे जो नेट फोर्स है वो जीरो होना जरूरी है। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो आप उसे टॉर्क नहीं बोल सकते। जो हमारा डेरिवेशन है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ना कि नॉन यूनिफॉर्म में, ध्यान देना। हमें टॉर्क निकालनी है कि अगर हमारे पास कोई एक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल, और वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसमें कितनी टॉर्क लगती है। क्लियर, पहले देखते हैं भाई, ध्यान से देखिए, ये माइनस का क्यों, ये आपका प्लस का क्यों, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां से आ रही है वो प्लस साइड से आ रही है, कहां से, प्लस से। ओके, तो इस प्लस वाले को दूर इस तरह घुमाएगा, वो इस तरीके से घुमाएगा, और माइनस वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो मतलब माइनस वाला ऊपर जाएगा और ये प्लस वाला कहीं नीचे जाएगा, ये तो होगा। क्लियर है, ये डायपोल रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, प्लस की तरफ आ रही है, माइनस की तरफ जा रही है, तो प्लस वाले को दूर भेजेगी और माइनस वाले को पास बुलाएंगी, तो इस तरह रोटेट करेगा, और ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लेते हैं, ये होगी इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी किस डायरेक्शन में घूम रहा है, 3D में समझो तो इस डायरेक्शन में घूम, ये डायपोल इस तरीके से रोटेट करा, मतलब इससे टॉर्क लग रही है। ओके, अच्छी बात है सर, टॉर्क लग रही है, चलो। तो रोटेशन क्या है इसका, क्लॉकवाइज मान लेते हैं, क्या है, क्लॉकवाइज है, देखो इस तरीके से घूम रहा है तो क्लॉकवाइज लिख लेते हैं, ये है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन है इसका। चलिए, डायपोल का रोटेशन कैसा हो गया, क्लॉकवाइज। ओके, ठीक। अब जब ये रोटेट करेगा तो इस पे परपेंडिकुलर इफेक्ट पड़ेगा, तो हम पहले इस पे परपेंडिकुलर भी ड्रॉ ही कर लेते हैं। ये इसका परपेंडिकुलर इफेक्ट यहाँ पे 90 डिग्री, ये ए बी, और इसको हम पी मान लेते हैं, पॉइंट। क्लियर, ये इसकी लेंथ है, ये वो लेंथ है जो लूप इस तरह घूम का आएगा ना, तो परपेंडिकुलर इफेक्ट के साथ चलेगा, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, ठीक। क्या, बीपी, क्या हो जाएगी, बीपी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंगल आपका थीटा बन रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और डायपोल मोमेंट के साथ कैसा एंगल, थीटा है। डायपोल मोमेंट होगा ना पी, देखो माइनस से प्लस की तरफ क्या है, डायपोल मोमेंट, जो पी है वो क्या है आपका, डायपोल मोमेंट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ई और पी के बीच में आपका एंगल बना है, ध्यान रखना। हमने सारे अरेंजमेंट को समझ लिया है, अब हमें इस पर नेट फोर्स निकालनी है और आगे टॉर्क निकालेंगे। तो पहले कुछ लैंग्वेज लिख लेते हैं जो आपको एग्जाम में लिख के आनी है। देखो वही सेम चीज लिखनी है बार बार, कि हमने एक डायपोल ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया है। कंसिडर, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग चार्जेस, क्या क्या चार्जेस के चार्जेस देख लेते हैं, प्लस क्यू एंड
माइनस क्यू कहाँ सेपरेटेड, 2a पे सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ, सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a। क्लियर है? अब कहां रखा है इसको, प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड in an uniform uniform electric field, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको हमने प्लेस कर दिया, ड्यू टू विच it experiences टॉर्क, वो टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है। अच्छी बात, हमें पहले नेट फोर्स निकालनी पड़ेगी। क्या नेट फोर्स, देखो नेट फोर्स क्या होगी, नेट फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू एफ प्लस वाले की और प्लस एफ माइनस वाले की। ठीक जी, तो प्लस वाले की तो हो रही, तो एफ नेट इज इक्वल टू प्लस क्यू ही, प्लस वाले की प्लस क्यू ही और माइनस वाले की माइनस क्यू ही, कैंसिल आउट। मतलब सर नेट फोर्स तो सर जीरो हो गई, और जहां नेट फोर्स जीरो वहां पे काम करती है टॉर्क। क्या लगती है वहां पे, टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला आपने 11वीं क्लास से पढ़ा होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब जो कोई सी भी एक फोर्स आप उठाओगे, अगर आपने ये फोर्स उठाई तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको बीपी लेनी पड़ेगी। क्या बीपी, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आप टॉर्क के लिए लगा सकते हैं। किसके लिए, टॉर्क के लिए। आ जाओ समझेंगे, आ जाओ भैया समझ लेते हैं। नाउ टॉर्क, टॉर्क ऑन द डायपोल, टॉर्क ऑन द डायपोल, तो टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है हमारी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर हमारी बीपी है। कितनी है, बीपी। तो कह सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू बीपी। तो फोर्स आपको पता है, बीपी आपको निकालना है किस ट्राइंगल से, ए बी पी से। किससे निकालेंगे, ए बी पी से। यहां लिख लेते हैं इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी। ओके, थीटा यहाँ पे है, उतना ही थीटा यहाँ पे होगा। सेम कंडीशन, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा होता है, तो लगाएंगे साइन थीटा। और दूसरी बात ये भी है, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी और साइन वेक्टर कंपोनेंट है, इसलिए आप साइन थीटा यूज करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो गया, बीपी अपॉन में ए बी, अपॉन में ए बी। क्लियर, चलो। तो ए बी कितना है सर, ए बी 2a है। कितना है, 2a। तो साइन थीटा इज इक्वल टू बीपी अपॉन में 2a, 2a की मल्टीप्लाई यहां करेंगे, तो 2a साइन थीटा इज इक्वल टू बीपी, जो कि है परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखेंगे सर। हमारे पास क्या निकल गया, हमारे पास फोर्स भी है, ये फोर्स सर एफ इजिकल टू क्यू ई, और हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है। तो कहेंगे नाउ टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स कितना है, क्यू ई, और ये 2a साइन थीटा। क्लियर, ध्यान देंगे तो q इंटू 2a p बन गया, तो इज इक्वल टू q इंटू 2a p, और ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E और साइन थीटा। क्लियर, ये आपके पास टॉर्क का फॉर्मूला है। किसका है, टॉर्क। क्योंकि टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी होगी। अब देखिए, अगर वो डायपोल जो है, इसका डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, मतलब रोटेशन क्लॉकवाइज है। कैसा है, क्लॉकवाइज। रोटेशन अगर क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज है तो मतलब P क्रॉस E होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो E क्रॉस P होगा। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जो साइन कंपोनेंट, अगर आप A क्रॉस B करो, ये B क्रॉस A करो, तो आपको माइनस का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो डायरेक्शन के बारे में वही बात करते हैं। देखो क्लॉकवाइज, देखो अगर मान लो इफेक्ट जो है वो क्लॉकवाइज है, क्या है, क्लॉकवाइज, तो इनवर्ड इफेक्ट, और एंटी क्लॉकवाइज है तो वो आउटवर्ड इफेक्ट। क्लियर, तो ऐसा कह सकते हैं अगर आप ये लिखोगे इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, तो इज इक्वल टू P क्रॉस E, P क्रॉस E, तो ये बराबर होगा तो इज इक्वल टू माइनस E क्रॉस P के, तो इज इक्वल टू माइनस E क्रॉस। क्लियर, ये वेक्टर फॉर्म में जनरल फॉर्मूला आपका टॉर्क।
अब इसको हम अलग अलग कंडीशन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एक बार आप पूरा देख लेंगे फिर से, सभी बच्चे ध्यान देंगे। ओके, ध्यान से देख लेंगे कि हमारे पास क्या, हमने डायपोल लिया है, उस डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और डायपोल पे क्या लगने लगी, टॉर्क, तो उससे रोटेशन करा, क्या करा, क्लॉकवाइज रोटेशन। टॉर्क लगी तो हमने पहले नेट फोर्स निकाला, क्योंकि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। उसके बाद टॉर्क निकालने के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई करा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हमने लिया है बीपी, और इस ट्राइंगल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, साइन थीटा का यूज करके वैल्यू पुट कर दी। फिर हमने देखा कि डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल बन रहा है, उसकी डायरेक्शन के लिए अगर वो क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव। क्लियर, यहां से हमारे पास फाइनल फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की, कि जो हमारा डायपोल है वो किस कंडीशन में और कब स्टेबल हो सकता है, आइए समझते हैं। स्टेबिलिटी, चलिए देखते हैं। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, आपको दो तरह की बात समझनी पड़ेगी। आपके पास, मान लो आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले रखी है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, ये आपका अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हो गई है। अभी ये आपका डायपोल इस तरह रखा है, प्लस का क्यू और ये माइनस का, डायपोल मोमेंट पी है। अब यह एंगल दोनों के बीच में कितना है, 90 डिग्री, मतलब थीटा आपको मिल गया है 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, डायपोल आपको इस तरीके से रखा है, और जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना हो गया, साइन 90 आपका 1 हो गया। सो टो इज इक्वल टू पीई साइन 90, साइन 90। तो आपका टॉर्क मैक्सिमम होगा, इस कंडीशन में आपका टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम, टो इज इक्वल टू पी, ये आपका मैक्सिमम टॉर्क है, मैक्सिमम टॉर्क। अब दूसरा केस अगर समझे, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड केस की बात करें, अगर मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूं ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और मैंने एक डायपोल रख दिया। क्या रखा है इसमें, इसमें हमने एक डायपोल रख दिया है कुछ इस तरह, ये माइनस का क्यू और ये प्लस का, डिस्टेंस आपकी 2a। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी सेम है, देखो, क्योंकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, माइनस से प्लस की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ ही है। ये दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम। तो सर यहाँ पे थीटा बनेगा 0 डिग्री, थीटा कितना, 0, और साइन 0 होता है, साइन 0 0, तो टॉर्क आपकी 0 हो गई, टॉर्क यहाँ पे भी आपकी 0 हो गई। बिल्कुल सर, समझ में आ गई बात। अच्छा, अगर थर्ड केस देखें, थर्ड केस देखें, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे ले ली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे, और डायपोल को पलट के रख दिया, इस बार प्लस का क्यों, डायपोल को इस बार थोड़ा पलट के रख दिया है, प्लस का क्यों इधर की तरफ और माइनस का क्यों इधर की तरफ। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है। ध्यान से देखें क्या है डायरेक्शन, आपको अपोजिट दिख रही हो। अपोजिट मतलब सर ये थीटा तो 180 डिग्री हो गया, अपोजिट मतलब 180। ये कुछ ऐसा मान के चलो, जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं, अगर एक सिचुएशन थोड़ी सी हम समझे, हम थोड़ी सी सिचुएशन एक समझे, ऐसा मान लो कि हम नदी में या फिर किसी नहर में नहा रहे हैं, और पानी का बहाव इस तरफ है, और हम भी बिल्कुल ऐसे शांत पड़े हैं, हमारा जो सर है वो पानी के बहाव से टकरा रहा है, और हम भी उसके साथ बिल्कुल फ्लो में फ्लो कर रहे हैं ऐसे। पानी का बहाव यहाँ पे, पानी इस तरह फ्लो कर रहा है, और हमारी बॉडी भी इस तरह फ्लो कर रही है। तो हमारे फ्लो की डायरेक्शन और पानी की फ्लो की डायरेक्शन कैसी है, सेम, लेकिन हम हिल नहीं रहे, बिल्कुल स्टेबल ऐसे। कभी नहाए बॉम्बे में, ऐसे होता ना बिल्कुल, नहर में हम लोग नहाते हैं तो नहर में इस तरह लेट गए और स्मूथली बिल्कुल, ओ हो कितना सुकून आ रहा है, मतलब
इस तरह फ्लो में चलते हैं, तो वहां हमारे फ्लो की डायरेक्शन और वाटर के फ्लो की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, वो स्टेबल है, चीज कैसी है, स्टेबल। चाहे ऐसा कर लो तुम, पानी इधर से बह रहा हो, पैर इधर रख लो, सर लेटा लो इस तरह स्मूथली, कुछ फर्क नहीं पड़ने का, तब भी आप स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहोगे। तो यहाँ दोनों ही केस में आपको दिख रहा है थीटा देखो यहाँ पे 180 और साइन 180 की वैल्यू आपको 0 मिलेगी, तो टॉर्क यहाँ पे भी 0 ही है, टॉर्क यहाँ पे भी क्या है, 0। तो यहां से एक नई चीज का इजाद होता है कि सर इक्विलिब्रियम में होना क्या है, अरे इक्विलिब्रियम में होने का मतलब भैया 0 ही है, टॉर्क का 0 होना, लेकिन किस डायरेक्शन के भी ये भी समझना है। तुमने पैर नदी के बहाव की तरफ रखे हुए हैं, या तुमने पैर, हाँ भैया, तुमने पैर नदी के बहाव की तरफ रखे हैं, उसके अपोजिट रखे हैं। अगर तुम उसके अपोजिट रखोगे, नहीं ये तो, अगर तुम ऐसे हो तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, लेकिन अगर तुम ऐसे हो पानी के फ्लो के तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, समझे ना। मतलब पानी भी ऐसे फ्लो कर रहा है और तुम भी पानी पे लेटे हो बिंदास, तो पानी फ्लो में जा रहे हो ऐसे गोली की रफ्तार से, तो क्या है ये क्या रहे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या है ये, स्टेबल। अब इसको डिटेल में समझेंगे, डायरेक्शन के साथ ये कॉन्सेप्ट था। अगर आपसे पूछे मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगी, बिल्कुल बिंदास तरीके से आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क सर तब लगेगी जब थीटा 90 डिग्री हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डायपोल मोमेंट में डायरेक्शन क्या हो आपका, परपेंडिकुलर इफेक्ट के साथ, तो मैक्सिमम आपका टॉर्क मिलेगा। लेकिन ये जो कंडीशन है ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन दोनों, इसको देख लेते हैं, समझेंगे। तो जब आप जीरो जीरो एंगल लेंगे, कितना, 0, तो इसको हम बोलेंगे स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर। ये कहना है जब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्या कहना है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, कह सकते हैं when the direction of when the direction of when the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, गौर करना बेटा बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल यही फोकस जड़ा, यहां से क्वेश्चन जरूर फंसेगा पक्का, ऐसा लगेगा तुम्हारे ना निकाल देगा हेकड़ी सी, ऐसा क्वेश्चन आएगा, सुन लो ध्यान से। स्टेबल इक्विलिब्रियम में हम पहला केस पढ़ेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब व्हेन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, then dipole will be in stable equilibrium। ध्यान रखना मेरे बच्चों, ये किस में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अगर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो, अब सर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे निकालें, अरे भाई माइनस से प्लस तो होती है, ये तो सिखाया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अपोजिट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां जाएगी, प्लस से माइनस, लेकिन डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ। क्लियर। तो डायरेक्शन कैसी होनी है, डायरेक्शन अपोजिट होनी, ओ सॉरी डायरेक्शन सेम, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर अपोजिट का केस है तो ये होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट opposite to direction of इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, then dipole will be in unstable, इसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बच्चों क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ध्यान देना बात पे, बिल्कुल फोकस करके चलना है दोनों चीजों। प्लस से माइनस की, देखो अपोजिट होगी ना डायरेक्शन, अपोजिट, डायपोल मोमेंट कहां जा रहा है, माइनस से प्लस की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट जा रही है, तो इसमें क्या होगा एंगल 180 डिग्री, इसी को बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर आपका जो एंगल है 0 डिग्री हो तो वहां पे उसे बोलेंगे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। डायरेक्शन का ध्यान रखना। क्लियर है। अभी ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां तक है। सेकंड पार्ट में इसकी मैं आपको गॉस थ्योरम से या गॉस लॉ के बाद से कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे, समझे।